आकाशवाणी। हैदराबाद सीट से माधवी लता आगे चल रही हैं और असदुद्दीन ओवैसी पीछे हैं। हैदराबाद सीट लगातार माधवी लता ने बढ़त बनाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी लगातार हैदराबाद सीट से पिछड़ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेलंगाना की हैदराबाद सीट, और हैदराबाद सीट जहां से असदुद्दीन ओवैसी के पिता 6 बार सांसद रहे लगातार, उसके बाद से लगातार 2004, 2009, 2014, 2019 असदुद्दीन ओवैसी जीते हैं। मतलब 10 बार से ओवैसी परिवार हैदराबाद की सीट पर जीत दर्ज कर रहा है। इस बार बीजेपी माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को उन्हीं के घर में घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और बिहार को लेकर कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बिहार में बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है, एनडीए को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। इंडिया गठबंधन ने बिहार को लेकर जो उम्मीद की थी उसको झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में हाजीपुर से चिराग पासवान 20,000 वोट से आगे। जमुई से 2 बार सांसद बने चिराग पासवान, पहली बार हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, 20,000 वोट से आगे। सारण से राजीव प्रताप रूडी करीब 2,000 वोट से आगे। रोहिणी आचार्य पिछड़ी। इसके अलावा आपको बता दें जो पाटलिपुत्र सीट है, मीसा भारती अपडेट क्या है? पीछे चल रही हैं। राधा मोहन सिंह 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं, जो पूर्वी चंपारण। जी, पूर्वी चंपारण। तो वहाँ रमेश कुशवाहा था। ऐसा संभावना था कि कुशवाहा वोट राजद के खेमे में आएंगे, लेकिन जो ट्रेंड है उससे लग रहा है कि राधा मोहन सिंह आगे चल रहे हैं। इसके अलावा संजय जायसवाल आगे चल रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह आगे चल रहे हैं, रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो ये बीजेपी के बड़े नाम है जो सब आगे चल रहे हैं बिहार में। मीसा भारती 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं। मीसा भारती आगे हो गई, आप ये कह रहे हैं? आकाशवाणी। यूपी की नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। नगीना उत्तर प्रदेश की वो सीट जहां से आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी, और इस वक्त आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आगे, सबको पछाड़ते हुए चंद्रशेखर बड़ी बढ़त बनाते हुए, और इसको लेकर दलित वोट को लेकर कि आगे के लिए उसके लिए क्या कोई जगह बनती हुई नजर आ रही है, इस पर विश्लेषण होंगे। लेकिन फिलहाल विजय जी को जोड़ना चाह रहे हैं जल्दी से सर। सीट पर जोड़ना चाह रहा हूं कि हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी 41,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो है 41,000 वोटों से जीत रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो अब बहुत पीछे हो पाएंगे। तो ये बड़ा अपडेट आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी की सीट, जिस पर अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि माधवी लता ने बढ़त बना ली है। अभी अपडेट मिल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने उस सीट पर बढ़त बना ली है। फिलहाल आपको बता दें गांधीनगर सीट, गुजरात की वो सीट जहां से अमित शाह चुनाव मैदान में है, जहां इस बार जीत का बड़ा टारगेट लेकर बीजेपी ने तैयारी बड़ी की थी। अमित शाह फिलहाल गांधीनगर सीट से 3 लाख वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। आकाशवाणी। गांधीनगर सीट से अमित शाह 3.5 लाख वोटों से लीड कर रहे हैं। लीजिए आंकड़ा देखिए किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ 3.5 लाख वोट पर पहुंच चुका है ये मामला। अमित शाह की लीड जो है वो 3.5 लाख वोट की हो गई है। पिछली बार गुजरात ही था, 2019 में नवसारी की सीट थी, सीआर पाटिल जीते थे बीजेपी के, जिन्होंने सबसे बड़ी जीत 2019 लोकसभा चुनाव में दर्ज की थी। सबसे बड़ा जिनका विक्ट्री मार्जिन था। इस बार भी सबसे बड़े विक्ट्री मार्जिन वाली सीट क्या गुजरात से ही आएगी, और क्या वो सीट इस बार गांधीनगर की हो सकती है, इसको लेकर अभी दिलचस्पी बनी हुई है। और आंकड़ा एक बार फिर एनडीए 300 पर पहुंच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, एनडीए का आंकड़ा 300 पर पहुंच गया है। इंडिया 220 पर है, और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जफर भाई, इंतजार कर लिया जाए या फिर जीत की मुबारकबाद दे दी जाए, आप ही बता दीजिए। ये आंकड़ा जिस तरीके से 3 घंटे की गिनती के बाद भी ऊपर नीचे हो रहा है, सर क्या किया जाए? देखिए रुमाना जी, जाहिर है ये शुरुआती रुझान है, 3-4 राउंड का भी काउंटिंग हुआ है, और जिस तरह से इंडिकेशन दिख रहे हैं आगे आने वाले समय में जब 1-1.5-2 बजे तक जो है पिक्चर पूरे तौर से क्लियर होगा, तब बधाई जीत की आप अभी भी दे सकती है, उसके बाद भी उस वक्त भी दे सकती है। डायरेक्शन क्लियर है आपके सामने कि एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी को जो लीड मिली है मंडी क्षेत्र से, तो बेटियों का ये अपमान जो है वो बहुत अच्छे तरीके से लिया नहीं है मंडी की जनता ने। और जहाँ तक मेरे मुंबई जाने का सवाल है, खैर मेरी तो ये जन्मभूमि है और मैं यहाँ लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगी, और जिस तरह से मोदी जी का सपना है सबका साथ सबका विकास है, उसमें मैंने हमेशा से कहा उनकी सेना बनकर काम करूँगी। तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और हो सकता है किसी और को अपने बस्ते अब पैक करके है वो कहीं जाना पड़े, लेकिन आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। मैम हम साथ
मंडी से बढ़त कंगना रनौत ने बना रखी है और कंगना रनौत को आप सुन रहे थे, अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। वजह भी बता रही हैं कि आखिरकार क्यों इस बड़ी जीत की वो हिस्सेदार बनेंगी। इस बीच जल्दी से रुक कर लेते हैं दो खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है आलोक जी का रुक करते हैं। आलोक जी, जफर भाई तो कह रहे हैं कि चलिए इंतजार ही कर लीजिए, अभी 1-1:30 बजे तक तस्वीर पूरी साफ हो जाएगी। आपका आकलन सर, कहां पर जाकर रुकेगा ये सिलसिला? मैंने कहा मुझे अभी बधाई दे दीजिए और उस वक्त भी बधाई दे दीजिएगा। अच्छा, अभी भी दे दूं? ठीक है सर, फिर बहुत बहुत मुबारक हो। तो मतलब आलोक जी फिर 222 यही रहने वाला है इंडिया गठबंधन। अभी थोड़ा हंस रहे हैं, थोड़ा देर बाद इनको मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 222 के आसपास ही। अभी थोड़ा आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो इनकी नाराजगी हो जाएगी, ये ईवीएम पे ठेकरा फोड़ना शुरू कर देंगे। देखिए मुझे लगता है 3-4 कंक्लूजन आलोक जी मैं आपके पास आऊंगी सर, जरा महाराष्ट्र को लेकर सामने आ रहा है और महाराष्ट्र को लेकर बड़ी जानकारी दर्शकों को बता देते हैं। महाराष्ट्र में गठबंधन जो है वो 30 सीटों पर आगे है। इंडिया गठबंधन को बड़ी बढ़त महाराष्ट्र के रुझानों में सामने आई है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन 30 सीटों पर बढ़त इंडिया गठबंधन को मिल रही है। मतलब बड़ी जीत जो है वो इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र से मिलती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर है, ये बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र में पिछली बार एनडीए के खाते में 41 सीटें गई थी 48 में से, लेकिन इस बार महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटें और उसमें रुझानों में इंडिया गठबंधन फिलहाल 30 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के लिए खुशखबरी। देखिए महाराष्ट्र में ऐसा लग रहा है कि दलित, मुस्लिम और मराठा यूनाइटेड होकर गठबंधन के पक्ष में वोट किया और 30 सीटों पे उससे बहुत आगे है। तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र ने बताया कि उनको ये तोड़फोड़ की राजनीति, ये तमाम दलों को तोड़ना, ये सब पसंद नहीं आया। खासतौर पे संविधान का मुद्दा बहुत नीचे तक गया है महाराष्ट्र में। तो मतलब ये दो जो बड़े राज्य हैं, जिसमें एक महाराष्ट्र है और दूसरा उत्तर प्रदेश है, और इन दो बड़े राज्यों में जिस तरीके से झटका बीजेपी को लग रहा है, क्या उसी का ये नतीजा है कि बहुमत का आंकड़ा पार होता है कभी एनडीए का, कभी वो 300 के ऊपर जाता है और फिर खिसक कर नीचे आता है। लेकिन कमोबेश जो तस्वीर सामने आ रही है, आलोक जी, सरकार तो एनडीए की बनने जा रही है सर, अभी तक के रुझान तस्वीर यही बयां कर रहे हैं। आलोक सर, देखिए मुझे लगता है रोमाना जी अभी भी तमाम जो चैनल्स हैं और जो हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि एनडीए पीछे है, इंडिया गठबंधन आगे। हम अपनी बात पर अडिग हैं कि 295 प्लस इंडिया गठबंधन को आएगा और 2-3 निष्कर्ष निकलकर अभी तक के रुझानों से आ गए हैं कि 400 पार का एक फेक नैरेटिव देकर देश को गुमराह करने का बीजेपी ने प्रयास किया। दूसरा, ब्रांड मोदी फेल हो गया है। ये ब्रांड अब ब्रांड नहीं रहा है, यही कारण है उनके तमाम मंत्री हार रहे हैं। अभी तो देखिए 2 घंटे और रुकिए, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स हारने जा रहे हैं। बनारस में कांटे की टक्कर चल रही है, कभी वो आगे कभी वो पीछे। मुझे लगता है कि जब बनारस में अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यूपी में क्या हालत होगी। यूपी में 45 से पार हम ऑलरेडी जा चुके हैं, आपके चैनल पर शायद नहीं दिखाया गया है। शाम आते आते सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अहंकार हारेगा, झूठ हारेगा, सत्य की विजय होगी। ठीक है जफर इस्लाम साहब, ये अब मतलब 11 बज चुके हैं सर, और बावजूद इसके मामला जो है वो सेटल डाउन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मतलब मामला 24 चुनाव में करीबी है, ये संकेत और ये संदेश साफ है सर। ये सवाल किससे है? आपसे है जफर भाई, आपसे है। फिर से एक बार सवाल, थोड़ा बीच में आपकी आवाज रुक गई थी, इसलिए फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। एनडीए सर फिलहाल 300 पर है, एनडीए कभी 310 तक पहुंच जाता है, उसके बाद एनडीए खिसक कर सर 272 से भी नीचे आ जाता है। मामला बहुत आसपास वाला होता हुआ नजर आता है सर कभी कभी। ये सेटल डाउन कब होगा, कहां होगा, इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जितना करीबी है मामला, 24 चुनाव इसी तरीके से करीबी रहने वाला है। ये अभी तक के संकेत इन रुझानों से निकाले जाएंगे सर। देखिए ऐसा है, मैंने आपसे अर्ज किया कि आप मुझे अभी बधाई दे दीजिए और 2 घंटे बाद भी बधाई दे दीजिएगा। अभी आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं उस पर और बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। जैसे जैसे राउंड बढ़ेगा, दिन ढलेगा, वैसे वो जो इंडिया अलायंस भी ढल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो है वो कन्नौज से अखिलेश यादव 41,000 वोट से आगे चल रहे हैं और रामपुर में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार 30,000 वोट से आगे।
तो रामपुर से मुहिबुल्लाह जो हैं, मुहिबुल्लाह नदवी, वो बढ़त बनाए हुए हैं। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव बढ़त बनाए हुए हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव बढ़त बनाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है। उत्तर प्रदेश में इंडिया वर्सेस एनडीए में इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 में से 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और एनडीए के खाते में फिलहाल उत्तर प्रदेश में 80 में से सिर्फ 36 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये जो दो बड़े राज्य हैं वहीं पर अटक गया है एनडीए और बीजेपी सरकार का रथ। यहीं पर रुक गए हैं आप लोग, इसी से हो रहा है ये नुकसान। सैयद जफर इस्लाम, देखिए बिल्कुल नहीं रुकेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूं कि शुरुआती रुझान के बेसिस पे इस तरह के आकलन हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि जो हमें अपने ज़मीन में से जो फीडबैक है उसके बेसिस पे हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और एनडीए की मजबूत सरकार मजबूत मैंडेट के साथ बनेगी और इसका पूरा श्रेय जाएगा देश की जनता, जिन्होंने फिर से एक बार एनडीए को मैंडेट दिया है और देश की जनता को ही समर्पित होकर हम देश की जनता की सेवा में लग जाएंगे। ठीक है सर, इंतजार कर लेते हैं। अभी आप खुद भी कह रहे हैं थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ भी तस्वीर जो है वो स्थिर होती हुई, सेटल डाउन होती हुई अभी नजर नहीं आ रही है। अभी भी नंबर्स के अंदर वो जो रोमांच है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि कब कौन ऊपर जा रहा है, कब कौन नीचे आ रहा है, और खासतौर से वो जो बड़े राज्य हैं जो दिल्ली की गद्दी तक का सफर नेताओं का तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, वहां पर इस वक्त बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा ही एक राज्य बिहार, जहां से इंडिया गठबंधन को थी बड़ी उम्मीद, लेकिन आलोक जी, इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा झटका किसी प्रदेश में अगर लग रहा है जहां वो सबसे ज्यादा उम्मीद कर रहा था, वो बिहार ही मानेंगे आप? नहीं, बिहार में अभी हम 13 सीटों पर लीड कर रहे हैं और एक पर हमारे अलायंस पार्टनर जो हैं जो अभी बाद में आ जाएंगे, तो मतलब 14 सीटों पर लगभग हम लीड कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो आकलन था वो 25 के करीब था, फिर भी मैं कहूँगा 17-18 पे हम लीड करेंगे। लास्ट रिजल्ट रोमाना जी, बिहार में 17-18 से कम इंडिया अलायंस नहीं जाएगा। हमारे पास जो अभी आंकड़ा है, बिहार एनडीए 34 है, इंडिया गठबंधन 5 है, अन्य के खाते में 1 सीट है। और ऐसे में अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उन्हीं से जानते हैं एनडीए में सबसे कमजोर कड़ी इस बार जिसको आका जा रहा था वो आपकी पार्टी नीतीश कुमार, और ये नतीजे क्या बता रहे हैं अभिषेक? आपने ठीक कहा कि आका जा रहा था। नीतीश कुमार जी पहले भी बहुत मजबूत कड़ी रहे हैं, हमारी पार्टी बहुत मजबूत कड़ी रही है, और अभी जो शुरुआती रुझान बिहार के हैं, आपने बताया कि 34 सीटों पर बिहार में एनडीए लीड कर रहा है, उसमें 15 सीटें जेडीयू की हैं और लगातार सीट्स का जो टैली है, सीट्स की टैली है वो बढ़ती चली जा रही है। तो एक मजबूती के साथ हमारी पार्टी एनडीए में शामिल होती है और बिहार से बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी चिंताजनक रुझान है अन्य प्रदेशों से, लेकिन मसला ये है कि सरकार बना और हम बहुमत के आंकड़े को छूते हुए दिख रहे हैं। शुरुआती रुझान कुछ देर में नतीजों में तब्दील होंगे रुमाना, और हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि देश में फिर से एक मजबूत और सशक्त सरकार एनडीए की बनेगी। अभिषेक, आप जो बात कह रहे हैं ना, मुझे लगता है सैयद जफर इस्लाम को ये आंकड़ा जानना चाहिए कि बिहार के अंदर जेडीयू जो 16 सीटों पर चुनाव लड़ी और सबसे कामयाब इस वक्त बिहार में एनडीए के दलों में जेडीयू ही नजर आ रही है। 16 में से 15 सीटों पर जेडीयू की बढ़त है। ऐसे में जफर भाई, जहां जहां सहयोगियों के साथ बीजेपी उतरी, चाहे बात बिहार की जाए, चाहे बात आंध्र प्रदेश की जाए, वहां पर बीजेपी को फायदा। कर्नाटक में भी जेडीएस के साथ आप हैं, लेकिन वो राज्य जहां पर अपने दम पर आपको सामना करना था, जिसमें राजस्थान होता है, हरियाणा शामिल होता है और उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाता है, वहां पर बीजेपी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। अपने दम पर बीजेपी नुकसान झेल रही है। देखिए, अभी इस तरह के आकलन अभी हम नहीं करना चाहते हैं। अभी तो जैसा मैंने पहले भी कहा रुमाना जी कि इस वक्त आकलन करने का समय नहीं है। इस वक्त तो जो मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड आपके आंकड़े भी चेंज हो रहे हैं, सबके आंकड़े चेंज हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा देर तक इंतज़ार करना चाहिए, इसलिए कि जो पिक्चर जो क्लियर होगा।
सफर भाई इंतजार करना चाहिए हमें, क्योंकि एनडीए एक बार फिर से 300 के नीचे आ गया है। एनडीए इस वक्त 299 पर है, इंडिया गठबंधन 230 पर है। और इसमें बड़ा झटका बीजेपी को जिस राज्य में लग रहा है वो राज्य राजस्थान है। 2019 में 25 की 25 सीटें राजस्थान की एनडीए के खाते में गई थी, बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार राजस्थान में बीजेपी फिलहाल सिर्फ 14 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। अन्य सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। रुझानों में एनडीए और घटा, एनडीए 290 पर आ गया है, इंडिया गठबंधन 230 पर इस वक्त पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि 3 घंटे से ज्यादा हो गया है गिनती शुरू हुए, लेकिन अभी भी तस्वीर मुकम्मल तौर पर तो क्या कुछ भी साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी भी ये ऊपर नीचे वाला खेल लगातार जारी है। जी सैयद जफर इस्लाम, राजस्थान का आंकड़ा सुना आपने सर? अरे मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान में हम जिस तरह का परफॉर्मेंस था, एक आध सीट इधर उधर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन पूरे आंकड़े आने दीजिए। ये रुझान के बेसिस पे सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि आप मुझे अभी बधाई दे सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, और जब 2 बजे आप बधाई देंगी मुझे तो उस वक्त आप ये कहेंगे कि एनडीए की बहुत प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी। ये मैं अभी आपसे कह रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार एनडीए की बनेगी और प्रचंड बहुमत से बनेगी। ये दोनों चीज मैं आपके सामने कह रहा हूँ। नहीं अब ये 3 घंटे की काउंटिंग के बाद भी अगर आप मुझे कह रहे हैं कि बधाई दे दीजिए सरकार एनडीए की बनेगी, तो मुझे लगता है इसी में आपकी शिकस्त है, क्योंकि यहाँ तो बात अब की बार फिर से मोदी सरकार की थी और आप मोदी सरकार फिर से बनेगी इसके लिए मुझसे बधाई नहीं मांग रहे हैं। जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं इस पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत, सुनते हैं जरा उनको। पार्टी है तो प्रधानमंत्री उनका होगा, ये देश की इच्छा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया है तो राहुल गांधी जी ने देश का नेतृत्व करना चाहिए। ये संजय राउत को आप सुन रहे थे। संजय राउत तो इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री कौन इसको लेकर जवाब दे रहे हैं और उन्होंने राहुल गांधी का नाम उछाल दिया है। ये जल्दबाजी तो नहीं की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्योंकि अभी आंकड़ा ये बता रहा है इंडिया गठबंधन बहुमत के आसपास भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। इंडिया गठबंधन फिलहाल 230 पर है। और आलोक जी, यहां से प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ से बिना पूरे नंबर्स का इंतजार किए इतनी जल्दबाजी क्या है सर? राहुल गांधी का नाम आगे क्यों किया जा रहा है सर? आलोक जी देखिए, मुझे लगता है संजय राउत जी से जरूर किसी पत्रकार महोदय ने सवाल पूछा होगा। मुझे लगता है कि जब इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा शाम तक, उसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर्स की बैठक होगी और उसी में तय होगा। और कांग्रेस पार्टी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हम प्रधानमंत्री के पद के पीछे नहीं हैं। जो इंडिया गठबंधन तय करेगा, वो व्यक्ति जो सांसद जीत कर आएंगे वो तय करेंगे, वो व्यक्ति। गांधीनगर सीट से अमित शाह 4,29,000 वोट से आगे चल रहे हैं। गांधीनगर सीट में लगातार जो मार्जिन है, वोट है, वो बढ़ता हुआ अमित शाह का 4 लाख वोट की बढ़त इस वक्त अमित शाह को हासिल हो रही है गांधीनगर सीट से। लेकिन एनडीए जो है वो 290 पर इस वक्त खड़ा हुआ नजर आ रहा है। 300 से नीचे एनडीए आ गया है। इंडिया गठबंधन इस समय 230 पर है और वो बड़े राज्य जहां से सबसे ज्यादा नुकसान इस वक्त एनडीए को हो रहा है, उसमें देश का सबसे बड़ा सियासी सूबा उत्तर प्रदेश है, देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा महाराष्ट्र है, देश का तीसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा पश्चिम बंगाल है, 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, 48 सीटों वाला महाराष्ट्र, 42 सीटों वाला पश्चिम बंगाल। बीजेपी का रथ 400 पार क्या, 400 पास क्या, 300 पार होने से भी फिलहाल रुकता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अयोध्या, लल्लू सिंह जहां से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, एक बार फिर वो पीछे हो गए। ये आगे पीछे का खेल लगातार चल रहा है। लल्लू सिंह अयोध्या से फिर से पीछे हो गए हैं। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा जो हैं 14,000 वोट से आगे हो गई हैं। गाजीपुर से अफजाल अंसारी जो हैं 28,000 वोट से आगे हो गए हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी बीजेपी उम्मीदवार पीछे चल रही हैं। अयोध्या से बीजेपी के लल्लू सिंह 5,000 वोट से पीछे हो गए हैं। ये बड़ा अपडेट है दिग्गजों को लेकर। मुरादाबाद समाजवादी पार्टी की रुचि वीरा जीत दर्ज करते हुए आगे बढ़त बनाते हुए। गाजीपुर अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 28,000 वोट से आगे हैं।
सुल्तानपुर, यहां पर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने बढ़त बना ली है। अयोध्या में लल्लू सिंह बीजेपी के उम्मीदवार पिछड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए अयोध्या की सीट पर। तो मुरादाबाद, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये वो तमाम सीट है जहां पर इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है। और इतना ही नहीं, अब जरा आपको मंत्रियों का हिसाब किताब दे देती हूँ। उत्तर प्रदेश में जो मोदी, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश मोदी सरकार के 6 मंत्री हैं जो इस समय पीछे चल रहे हैं। अब वो कौन कौन है? कुछ देर पहले हमने आपको बताया था किस तरीके से मोहनलालगंज, वहां से कौशल किशोर पीछे चल रहे थे। अभी का क्या अपडेट है ये आपको बताएंगे। और कौन कौन मोदी सरकार के मंत्री उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ रहे हैं, वो नाम एक एक करके अब आपके सामने। स्मृति ईरानी अमेठी से लगातार पिछड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से पीछे, कौशल किशोर मोहनलालगंज से पीछे, अजय मिश्रा लखीमपुर से पीछे, महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से पीछे हो गए। मोदी सरकार के 6 मंत्री पीछे हो गए। मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल पीछे हो गई हैं और साथ ही मुजफ्फरनगर संजीव बालियान वो भी पीछे हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक और साथ ही हर जगह, हर कोने में बीजेपी को बड़ा झटका। मोदी सरकार के मंत्री है पिछड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश जो है सबसे सरप्राइजिंग, सबसे अप्रत्याशित नतीजे दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के लिए। शॉकिंग। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य था जहां डबल इंजन की सरकार का सबसे ज़्यादा प्रभाव था और उसकी परफॉर्मेंस सबसे खराब आ रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी के अंदर कुछ बड़ी गड़बड़ी थी जो दूसरे बाहर के लोग भी नहीं देख पा रहे थे और बीजेपी के लोग भी नहीं देख पा रहे थे। और उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ वो तो स्टार प्रचारक, मतलब धुआंधार प्रचार उन्होंने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश भर में उनकी बहुत डिमांड थी, लेकिन उन्हीं के राज्य में यहाँ पर बड़ा झटका फिलहाल बीजेपी को लग रहा है। और इस बीच ईसी ने सभी सीटों के रुझान दे दिए हैं। 543 में से 543 लोकसभा सीटों का रुझान। चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा आपके सामने, जिसमें बीजेपी 238, अपने दम पर बीजेपी के खाते में 238 सीटें जा रही हैं। कांग्रेस डबल करते हुए करीब अपना स्कोर 2019 के मुकाबले 97 सीटें हासिल कर रही है। बीजेपी को 65 सीटों का नुकसान हो रहा है 2019 के मुकाबले। इलेक्शन कमीशन ने सभी सीटों के रुझान सामने रख दिए हैं। बीजेपी 238, टीडीपी 16, जेडीयू 15, शिवसेना 6। जफर इस्लाम साहब, ये चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा है और 2019 के मुकाबले बीजेपी को 65 सीटों का नुकसान। भरपाई कैसे होगी? देखिए, ये आंकड़ों जो भी आंकड़े आ रहे हैं, वो आंकड़े जो है जब जैसे जैसे ईवीएम से मशीनें से काउंटिंग शुरू हो रही है वो वैसे आ रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया आपसे कि अभी काउंटिंग जारी है और मार्जिन जो है किसी में 2000, 5000 आपके चैनल पे भी दिखाया जा रहा है, किसी में 1600, किसी में 9000, किसी में 1300। कोई बहुत बढ़त मार्जिन से न, और ये किसी तरफ भी मूव हो जा सकता है। तो इसलिए इस वक्त कोई आप इस पे आकलन करें, मेरे को नहीं लगता मुझे आकलन करना चाहिए। मुझे इंतजार का ही करना चाहिए और जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुझे कि आप लोग उम्मीद कर रहे थे, इतना करीबी आप लोग मामला मानकर चल रहे थे क्या? ये जो आप 1400, 1000 वाली बात कर रहे हैं, इसी तरीके से फंसा हुआ चुनाव इसको मानकर चल रहे थे क्या आप? क्योंकि दावों में, नारों में तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, इसीलिए सवाल है ना। नहीं, आप सवाल बिल्कुल कीजिए, मुझे सवाल से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये मार्जिन जो है किसी बूथ, क्या होता है कि कोई एरिया जो होता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के उस पर रुझान बढ़ा देता है। हो सकता है कि आप बहुत सारी सीटों में वो रुझान जो है उस पर्टिकुलर बूथ से ऐसे रुझान आए, लेकिन जैसे जैसे अलग अलग बूथ से खुलते हैं, हर पार्टी का कुछ ना कुछ बेस्टियन होता है, अपना मजबूत इलाका होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी इंतज़ार कीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि हम जो है अपना परफॉर्मेंस भी रिपीट परफॉर्मेंस और एनडीए का भी रिपीट परफॉर्मेंस रहेगा, ये पक्का वादा है। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस 100 का आंकड़ा छू पाएगी सर? 3 डिजिट पे पहुंच पाएगी या नहीं? अभी भी 100 का नंबर हासिल करना कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी, दूर का ख्वाब रहने वाला है सर। आलोक जी, देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी 100 तो क्रॉस कर चुकी है। अभी आगे और कितना बढ़ेगी और 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा। आधिकारिक आंकड़ा मैंने बताया है आपको, और उसके हिसाब से चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़े के हिसाब से अभी 3 डिजिट में पार्टी नहीं पहुंची है। जी, वो लगभग
जो वो काफ़ी देर पहले का रहता है। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ को अपलोड करने का प्रयास करता है, लेकिन सूत्रों की जो खबर आ रही है, हम 100 का आंकड़ा ऑलरेडी पार कर चुके हैं और बीजेपी 200 से पार नहीं जाएगी। आप देख लीजिएगा, जो अभी 238 का इलेक्शन कमीशन दे रहा है, कुछ चैनल्स अभी अपने आंकड़े ऊपर नीचे कर रहे हैं, कुछ अभी ठीक दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि 200 के ऊपर बीजेपी अपने दम पर नहीं जा पाएगी और जितने अलाइज पार्टनर्स हैं सबकी बहुत बुरी हालत है। जेडीयू की भी धीरे धीरे बुरी हालत हो रही है। पासवान स्वयं हारते हुए नजर आ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हो, चाहे छोटे छोटे जितने दल इन्होंने वो एनडीए में आखिर में जोड़े थे, किसी का भी खाता खुलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा और 2 घंटे इंतजार कीजिए और देश को एक नई सरकार सामने बनती हुई शाम तक आप देखेंगे। लेकिन ये 2 घंटे में क्या होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो दावा ये किया जा रहा है कि मामला बेहद करीबी है। वो सीटें जहां पर फिलहाल बीजेपी और एनडीए पिछड़ रहा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो कोप अप कर लेंगे। आप तो पहले से ही पिछड़े हुए अभी इस आंकड़े में नजर आ रहे हैं और आप 2 घंटे के इंतजार की बात कर रहे हैं। आलोक जी, 2 घंटे में अगर बीजेपी अपना नंबर सुधार लेती है और वो गैप बढ़ा ले जाती है या कवर अप कर लेती है तो फिर उनके दावे में ज्यादा दम नजर आएगा। आपके दावे पर भरोसा क्यों किया जाए, आलोक जी? रोमाना जी, हमारे भी जो सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं, हमारे राज्यों से जो खबर आ रही हैं, हम भी एक एक मिनट की खबर मोबाइल पर ले रहे हैं। बीजेपी के बहुत सी काउंटिंग स्टेशंस पर हालत ये है कि पोलिंग जो एजेंट्स हैं वो उठने शुरू हो गए हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। आप सोचिए, जब बनारस की ये हालत है तो बाकी जगह पर क्या होगा। राजस्थान में जब 50-50 पर आ गए हम, जिस तरह से हरियाणा में हम 80% सीटों पर जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, दिल्ली का कोई नहीं बता रहा है। दिल्ली में बहुत बड़ी उथल पुथल है। 7-0 थे हम, आज मुझे लगता है कि कहीं उल्टा ना हो जाए। ना हम बता रहे हैं सर, हम तो लगातार दिखा रहे थे किस तरीके से जेपी अग्रवाल ने बढ़त बनाई है। हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से कुलदीप कुमार इस दिल्ली से आगे चल रहे हैं और इस बीच केरल से बड़ी खबर आ रही है। और ये जो केरल से खबर आ रही है तो कमल केरल में खिलेगा और अगर ऐसा होगा तो आजाद हिंदुस्तान में ये पहला मौका होगा जब केरला में बीजेपी का खाता खुलेगा। फिलहाल केरला की 2 सीटें जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, त्रिशूर वाली सीट, सुरेश गोपी वाली सीट और तिरुवनंतपुरम। पीछे हो रहा है शशि थरूर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये स्टालिन की तस्वीर देख रहे हैं आप, ये डीएमके का जश्न है जो तमिलनाडु में शुरू हो गया है। चेन्नई की ये तस्वीरें आपके सामने। तमिलनाडु इंडिया गठबंधन 36, एनडीए के खाते में 1 सीट जाती हुई और इस बड़ी जीत को लेकर ये बड़ा जश्न जो तमिलनाडु में इस वक्त मनाया जा रहा है। पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं, नाचते गाते ढोल बजाते थिरकते हुए इस वक्त कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं आप, जश्न मनाते हुए कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं। तो ये तमिलनाडु में जो डीएमके के कार्यकर्ता हैं उनकी खुशी आप देख रहे थे किस तरीके से थिरक रहे हैं पूरे मौज में आकर। फिलहाल आंकड़ा देखिए जरा, ये जो टॉप टैली है इस पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अभी तक नंबर का खेल जो है वो सुलझ नहीं पा रहा है। अभी भी कुछ पहेली सी बनी हुई है, ये गुत्थी उलझी हुई क्यों है। अब तो देखिए 4 घंटे होने को आ रहे हैं काउंटिंग के, लेकिन अभी भी 300 पार एनडीए नहीं कर पाया है। 290 पर ही एनडीए का आंकड़ा रुका हुआ है और इंडिया गठबंधन वहां आप देखेंगे तो 230 पर इंडिया गठबंधन है। बहुत सी ऐसी सीट सामने निकल कर आ रही है जहां पर ये ऊपर नीचे का जो मामला है वो कहीं कहीं पर तो कुछ हजार और कहीं कहीं पर कुछ 100 वोटों के फेर में मामला फंसा हुआ अटका हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सैयद जफर इस्लाम, केरला से ये खुशखबरी है, 1 नहीं 2 सीटें केरला से इस बार बीजेपी की झोली में आ सकती हैं। एक तिरुवनंतपुरम वाली सीट और दूसरी त्रिशूर सुरेश गोपी वाली सीट। हमें बहुत उम्मीद है भी, इसके अलावा भी हमें 2-3 सीटों की उम्मीद है। हम कम से कम 6 सीटों की उम्मीद लगा के रखे हैं, जहां पर हमने केरला से जी हमने अपने तमिलनाडु की बात तो नहीं कर रहा ना? नहीं, तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे। और सुरेश गोपी जी का शुरू से हर लोग से आप पूछिए तो सुरेश गोपी जी के बारे में हर लोग कह रहे थे। तिरुवनंतपुरम में जब थरूर जी के सामने राजीव चंद्रशेखर जी गए तो आपको लोगों का, मैं खुद केरला गया था तो लोगों का कहना था जिस दिन से उन्होंने कैंपेन शुरू किया उसके 5 दिन के बाद से लोगों का ये कहना शुरू हो गया कि अगर कोई जीतेगा तो वो राजीव चंद्रशेखर जी जीतेंगे। और जब मैंने भी उनको आके फीडबैक दिया
तो उस तरह का ही फीडबैक था जो आज यहाँ पर दिख रहा था। इसलिए कि लोगों के बीच में जब आप काम करते हैं, जनता के बीच में जाके जनता के लिए काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे आपके चैनल पे 290 230 दिख रहा है रुमाना जी, मुझे और भी चैनल हमारे स्क्रीन के सामने बहुत सारी स्क्रीन लगी हुई है, मैं देख पाता हूँ कि मेरे और चैनल में कई जगह पर 325 भी अभी जो है एनडीए है। तो इसलिए मैं इस बात को कहूँगा कि अभी इंतजार का मौका है, इंतजार के बाद आप ये जनता का फैसला है सर, ये जनादेश है सर, और जनादेश जो होगा वो हम सब के सिर आंखों पर होगा सर। इसीलिए अभी हम तो बच रहे हैं जरा, ज्यादा जल्दबाजी में ना किसी को बधाई दे रहे हैं, ना किसी की मायूसी में उसके गम को बांटने का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगी अभिषेक के पास चलते हुए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर अभी तक के रुझानों के हिसाब से बिहार में मोहर लगती हुई जरूर नजर आ रही है अभिषेक, क्योंकि 16 सीटों पर आप लोग लड़ रहे थे और 15 स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया बिहार में अगर किसी पार्टी का है तो वो आपकी पार्टी है अभिषेक। शुरुआती रुझानों में साफ दिख रहा है और लगातार जहां भी हमारे उम्मीदवार लीड कर रहे हैं रुमाना जी, जो मार्जिन है वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे साफ तौर पर हम आशान्वित हैं और हमें खुशी इस बात की है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद फिर से हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी को, हमारे उम्मीदवारों को मिल रहा है। और नीतीश जी के नेतृत्व को तो बिहार ने हमेशा सराहा है, स्वीकारा। और देखिए अभी हतोत्साहित होने की बात नहीं है, हमारे विपक्ष के साथी अति उत्साह में अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं, सिर्फ रुझान के आधार पर ये सोच रहे हैं कि ये जीत के मार्जिन को पार कर जाएंगे, जीत के उस जादुई आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। ये मुगालते में है कि सरकार को एनडीए की ही बननी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे और एनडीए की सरकार फिर से काम करेगी और उसमें बिहार की एक बहुत अहम भूमिका होगी। ठीक है, लेकिन आपने हमेशा देखा है कि बिहार से इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे कि वो रणनीति जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी इस 24 चुनाव में उतरी कि आर पार वाली लड़ाई जहां जहां कांग्रेस की बीजेपी के साथ है वहां पर किसी तरीके से अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर किया जाए, और वो फायदा फिलहाल चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो और कुछ हद तक उत्तर प्रदेश भी, कांग्रेस वो करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए 2019 में वो जो 50 के आसपास थी, ये मामला डबल होता हुआ कम से कम 100 पर इस बार 2024 में अभी तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। आलोक जी, देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। मैं कई चैनल्स पे बैठा, बेस्ट एंकर ऑफ द डे अभी तक तो आप ही। जिस तरह से आप एनर्जी, ऊर्जा के साथ एंकरिंग कर रहे हैं, एबीपी न्यूज़ खुशकिस्मत है कि आप जैसे एंकर वहाँ पर हैं। अरे सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बात कही कि जहाँ जहाँ सीधी टक्कर बीजेपी से है, ऐसा नहीं है। बीजेपी से जहाँ पर भी जो लड़ रहा है वहाँ पर पूरी तरह से बीजेपी डाउन है। बीजेपी कहाँ 400 पार की बात कर रही थी और आप अंत में देखिएगा 200 पार नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ पर केवल गुजरात और मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दें आप, तो मैक्सिमम राज्यों में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े मंत्री हार रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ जी थोड़े सी वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री गडकरी जी जो है, उनका लीड एक कितना कम हुआ है। आप पिछली बार 2019 में पुलवामा का बेनिफिट लेकर जहां 5-5, 6-6 लाख वोटों से जीते थे, वहां 10,000, 20,000, 30,000 की लीड पर आज अभी फिलहाल लगभग 8 राउंड हो चुके हैं। 20 में से 20-21 राउंड में से 8 राउंड के बाद अगर ये सिचुएशन है तो आप थोड़ा सा और रुकिए, और खराब होगा। मैक्सिमम जगह जहां डबल इंजन की सरकार थी वहां पर काउंटिंग वहां से शुरू हुई है जहां पर बीजेपी लीड बना सकती थी। आकाशवाणी मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से उज्जवल निकम 36,000 वोट से आगे चल रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल सीट मुंबई की उज्जवल निकम को पहली बार बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा और उनके सामने कांग्रेस की तरफ से वर्षा गायकवाड़ को उम्मीदवार बनाया गया। वर्षा गायकवाड़ जो धारावी से विधायक हैं लेकिन टक्कर नहीं दे पा रही हैं, और उज्जवल निकम बड़ी बढ़त नॉर्थ सेंट्रल सीट से बनाए हुए, जिस सीट को पिछली 2 बार से लगातार पूनम महाजन जीत रही थी, उसी सीट पर इस बार बीजेपी की तरफ से उज्जवल निकम को उतारा गया और उज्जवल निकम कामयाबी हासिल करते हुए इस नॉर्थ सेंट्रल सीट पर मुंबई की नजर आ रहे हैं। मैं जल्दी से सैयद जफर इस्लाम का रुख करूंगी, लेकिन जफर भाई, ये जो आंकड़ा इस तरीके से फंसा हुआ कि अभी तक 300 पार नहीं पहुंच पा रहा है, 400 पार क्या 400 के पास भी नहीं पहुंच पा रहा है, उसके पीछे वजह आप क्या देख रहे हैं? एक कोई नेशनल नैरेटिव वो मिसिंग था क्या इस 24 चुनाव से? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा, जनता जनार्दन है, जनता के ही वोट, जनता ने मैंडेट दिया 2014 में, 2019 में, और इस बार फिर जनता ने ही मैंडेट दिया है एनडीए को, और हम सरकार बनाएंगे। ये कुछ चैनलों में जो दिख रहा है या आपके चैनलों से बहुत आगे, हमारे रुझान में बहुत आगे हम हैं,
और मुझे पूरा विश्वास है कि जब फाइनल नतीजे आएंगे तो हम मजबूत सरकार बनाने वाले मजबूत मैंडेट से जो है जनता ने दिया उसके आधार पे हम सरकार बनाएंगे। इस वक्त जो आपके चैनल पे दिख रहा है और बाकी चैनल पे, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, आप भी अपने आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे इसलिए विश्वास है इसलिए कि हमें भी अपने सोर्स से इन्फॉर्मेशन आता रहता है और आप देख रही हो कि मैं बार बार फोन चेक करता रहता हूँ, इसलिए कि हमें इन्फॉर्मेशन आता रहता है और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कन्विक्शन से कि अच्छा, अभी 3.5 घंटे की काउंटिंग तो हम लोगों ने देखी ली है और इंतजार करते हैं, 1.5-2 घंटे का और इंतजार कर लेते हैं, फिर आपके साथ मुखातिब होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया सैयद जफर इस्लाम साहब एबीपी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी का नंबर जो है वो जान लीजिए जरा। ये टॉप टैली जो आप देख रहे हैं, एनडीए फिलहाल 292 जादुई आंकड़े को पार एनडीए कर चुका है, लेकिन 300 के आंकड़े को एनडीए अभी तक छू नहीं पा रहा है। इस वक्त बीच बीच में तो ऐसा हुआ है कि एनडीए जो है वो 300 पार भी चला गया है, लेकिन इस समय एनडीए 292 और इंडिया गठबंधन आप देख रहे हैं फिलहाल 228। बहुत देर तक इंडिया गठबंधन जो है वो 230 के आसपास रहा, लेकिन इस समय इंडिया गठबंधन घटकर 228 पर नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 23 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका पैनल यहाँ हमारे साथ लगातार बना हुआ है। जल्दी जल्दी एक क्विक रिएक्शन लेते हैं, क्या लग रहा है? 292, 228 और देखिए ना 3.5 घंटे काउंटिंग के हो गए हैं। क्लैरिटी मिल रही है? नहीं, देखिए रुमाना, कई सीटें ऐसी हैं, अभी मुझे उनका नंबर तो नहीं मालूम है, जो बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे हो रही हैं, 3000, 4000, 5000, 8000 से, तो उनका रिजल्ट जैसा होगा उस हिसाब से सेटल होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अब मामला जो है ये 300 के भीतर ही रहेगा। मामला 300 के भीतर रहेगा। बिल्कुल विनोद जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ये जो सीटें हैं, अगर एनडीए है वो 300 तक जाता है, फिर घट के 290 के आसपास आ जाता है, इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी यहाँ पे स्टेबलाइज होता जा रहा है और यही आंकड़ा लगभग बड़ा रियलिस्टिक सा लग रहा है। तो मतलब 2019 बीजेपी 303, एनडीए 353, वहां तक ये आंकड़ा नहीं पहुंच रहा। नहीं, वो तो नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल ये लग रहा है कि बीजेपी जो है 250 से ज़्यादा तो नहीं जा पाएगी, ऐसा ही लग रहा है और मुझे अब लग रहा है कि ये स्टेबलाइज होता जा रहा है। बादल सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में आप ये देखिए कि जो लीड है वो अब धीरे धीरे वो एक निर्णायक बढ़त ले रही है। किसके पक्ष में? इंडिया के पक्ष, इंडिया गठबंधन। इसका पहला संकेत तो ये है कि डबल इंजन की सरकार नहीं चली। दूसरा ये भी है कि आप ये देखिए एक तरफ कि अमित शाह 450 के 4 लाख लीड है और बनारस में मोदी जी की लीड 40,000 के आसपास है। हाँ, ये जो फर्क है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। मतलब एक तरफ गुजरात है जो पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है और वहां पर देखिए ना लीड किस तरीके की नेताओं की नजर आ रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां मामला बहुत करीबी है और इसी का ये असर कि इस बार एनडीए 300 के फेर में फंसने वाला है। क्या राज बिहारी जी? लगता तो ऐसे ही है कि 300 के आसपास रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है, कार्यकर्ताओं को चुनाव में नहीं लगाया गया। कुछ वजह गिना रहे हैं कि बीजेपी को इतना नुकसान क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में, वजह गिना रहे हैं? जी। तो सबसे बड़ी बात है कि मैनेजमेंट अगर आप मार्केटिंग एजेंसियों के हाथ में दे देंगे और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी और टिकट भी अगर आप ऊपर से ही देंगे, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि आपने तो सर बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी है। आप तो बीजेपी को हारा हुआ मानकर हार की समीक्षा करना शुरू कर दिया राज बिहारी जी ने यहाँ पर। आकाशवाणी चुरू से कांग्रेस के राहुल कसवा 28,221 वोट से आगे। ये जो चूरू की सीट है, मैं आपको बता दूं कि राम सिंह कसवा जो राहुल कसवा के पिता हैं 1999 से लगातार जीत रहे थे। इस सीट को बीजेपी की नहीं बल्कि कसवा परिवार की सीट के तौर पर ही देखा जाता था। 2014, 2019 खुद राहुल कसवा ने बीजेपी के टिकट पर इस चूरू सीट को जीता, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटा और यहां से देवेंद्र झंझरिया को जब चुनाव मैदान में उतारा तो राहुल कसवा चले गए कांग्रेस के खाते में और इस वक्त राहुल कसवा कांग्रेस की झोली में चूरू सीट डालते हुए नजर आ रहे हैं। क्या जोड़ना चाह रहे हैं? वहाँ राजेंद्र राठौर और राहुल कसबा के परिवार के बीच जो मतभेद था, जाट वर्सेस अदर हो गया है। मुझे लगता है राहुल कसबा आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। लग रहा है अभी बड़ा जिस तरीके की राहुल कसबा ने बनाई है चूरू सीट से। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था, इस जो नतीजे आ रहे हैं इसमें एक बात तो ये समझ में आ रही है कि भाजपा ने 25% उम्मीदवार ऐसे थे जो पिछले 10 साल में ही आए थे, उन सबको देखना होगा। मुझे लगता है वो उम्मीदवार सफल नहीं हुए। महाराष्ट्र के नतीजे ऐसे ही बता रहे हैं कि जोड़ तोड़ में जनता ने बहुत विश्वास नहीं जताया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो जातियों का जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि गैर यादव ओबीसी, उन्होंने जैसे बिंद को दिया, अगड़े मुसलमान। बिल्कुल ये विश्लेषण हम आगे जारी रखेंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे क्योंकि जश्न की तस्वीरें आने लगी है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में आपको लेकर चलती हूँ। मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है? टीएमसी अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो रही है।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से रुझान आ रहे हैं 30 से ज्यादा सीटों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीत के रुझान में आगे बढ़ती नजर आ रही है। ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का घर है यहाँ पर आगे, और यहाँ समर्थकों का हुजूम सुबह से ही शुरू हो गया है। दोपहर से ही जैसे ही 3 राउंड का भी रिजल्ट आना शुरू हुआ है, उसके साथ साथ देखिए किस तरह से यहाँ पर एक और क्रिकेट बना रखा है। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों का फीवर है, और उसके साथ यहाँ समर्थक एक साथ इकट्ठा हुए हैं। कितना भरोसा है कि अभी जिस तरह से जीत के रुझान आ रहे हैं, कितना भरोसा है कि सीट का आंकड़ा 32 हम लोग मिलेगा। 32 प्लस। जीत का सेहरा किसके ऊपर जाता है? सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है? जी दोनों का ऊपर, दीदी दादा दोनों, दीदी दादा पहले अढ़ाई महीने वो लोग पूरा कॉन्स्टिट्यूंसी घूम लिया है। दोनों ही ने बहुत परिश्रम किया है। दीदी का उम्र हो गया, दीदी भी जैसा परिश्रम किया, दादा भी वैसा किया है। हम लोगों का जायका जो उपहार जाता है दीदी का ऊपर, दादा को ऊपर, दोनों को ऊपर। देखिए एक और इस बार अभिषेक बनर्जी तीसरी बार चुनाव के मैदान में हैं, और इस बार चुनाव के मैदान में फिर एक बार डायमंड हार्बर से है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है यहाँ पर समर्थकों में, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों में। यहीं पर ममता बनर्जी का घर है कालीघाट पर, और उसके साथ किस तरह से समर्थकों की भीड़ लगातार ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि कोलकाता की तो 2 सीटें हैं, लेकिन बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो शाम के बाद आसपास के इलाकों से आना शुरू करते हैं। शाम तक अधिकतर ये ममता बनर्जी का रूटीन रहा है कि शाम तक दोपहर के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन आज इस तरह से जिस तरह से लीड ले रही है तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, उस तरह से देखते ही बनता है उत्साह तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। जबरदस्त उत्साह इस वक्त टीएमसी के कार्यकर्ताओं में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से टीएमसी की घेराबंदी की कोई कोशिश छोड़ी नहीं गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से खुद पश्चिम बंगाल में कई रैलियां की गई हैं, और सीधे निशाने पर ममता सरकार को लिया गया। और वो मुद्दे जो पश्चिम बंगाल में उठाए गए, वो तुष्टीकरण का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, और पश्चिम बंगाल में देखिए कैसे 42 लोकसभा सीटें टीएमसी 28 पर आगे, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर सिमट रही है। मतलब 2019 में जो 18 सीटें बीजेपी को मिली थी उससे कम। ओडिशा के अंदर जो रुझान आ रहे हैं उसमें विधानसभा में बीजेपी 76 सीटों पर आगे, मतलब ओडिशा में बीजेपी सरकार बना सकती है। और लोकसभा की 17 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 21 में से 17 सीटें। तो ओडिशा से बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है। राज्य में सरकार भी ओडिशा में बीजेपी बनाती हुई नजर आ रही है, और लोकसभा की 21 सीटों में से 17 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। मतलब बीजेडी का सुपड़ा ओडिशा से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ राजनीतिक मेहमान लगातार बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से अब शाजिया इल्मी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शाजिया, इन आंकड़ों पर आपकी प्रतिक्रिया, और बहुत मुबारक हो आपको, उड़ीसा के लिए तो कह ही सकती हूँ, वहां पर विधानसभा जीत रही है बीजेपी। शुक्रिया बहुत बहुत रुमाना जी। हम देख रहे हैं सारे रुझान, और जाहिर सी बात है कुछ क्वार्टर्स से, कुछ प्रांतों से अच्छी खबर नहीं है हमारे लिए, लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि इस बार फिर से मोदी जी की ही सरकार बन रही है, और तीसरी बार हमारे प्रधान सेवक फिर से भारत में तीसरी सरकार बनाएंगे, और देश को समृद्ध बनाने का, विकसित भारत का जो सपना है उसको पूरा करेंगे। जहाँ तक बात है यूपी की, जाहिर है काफ़ी ज़्यादा चिंता के ये सारे फिगर्स हैं, और मैं बिल्कुल, मुझे झूठ बोलने की भी आदत नहीं है, आप जानती हैं रुमाना मुझे, तो वाकई में फ़िक्र की बात है। इस पर समझना ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है आगे आप देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी बढ़त जो है लगातार बनेगी, और मुझे यकीन है कि ये एक बहुत बड़ी और कंफर्टेबल बहुमत से हम लोग आगे जाएंगे। टीएमसी की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे, हम जा रहे थे, लेकिन अभी बहुत सारे राउंड्स बाकी हैं, और मुझे लगता है कि अभी की जो टैली आ रही है पश्चिम बंगाल की, उससे हमारा बेहतर होगा। और 28 जो सीटें आप बता रही हैं, की यही शिनाख्त मानी जाएगी कि शाजिया जो है वो बिना लाग लपेट के, जो सीधी बात होती है, जो सच्ची बात होती है, जो खरी बात होती है, उसी को रखती हैं, और उसी अंदाज में शाजिया जो है इन आंकड़ों को लेकर कोई लाग लपेट नहीं कर रही हैं। आंकड़ों को लेकर वो सीधी बात कर रही हैं। आलोक शर्मा जी का हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मुजफ्फरनगर लीजिए, संजीव बालियान पिछड़ रहे हैं, मोदी सरकार के मंत्री, और हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं।
करीब 20,000 वोटों की बढ़त। मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक की जाट वर्सेस जाट की लड़ाई मुजफ्फरनगर में, जिसमें संजीव बालियान बीजेपी का जाट चेहरा 2014-2019 में मुजफ्फरनगर से जीते, लेकिन 2024 में हार रहे हैं संजीव बालियान, जीत रहे हैं हरिंदर मलिक। ये बड़ी खबर आ रही है। तो कुल मिलाकर पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां बीजेपी को नुकसान ना उठाना पड़ रहा हो और जहां इंडिया गठबंधन में दो लड़कों की जोड़ी अखिलेश राहुल वाली ना चल रही हो। विनोद जी, देखिए, मुजफ्फरनगर सीट के बारे में एक बात बताऊं, ये सीट है, हरिंदर मलिक जो है वो चौधरी चरण सिंह के जमाने के नेता हैं, युवा नेता थे, और उनका टिकट जो है एक बार महेंद्र सिंह टिकैत के विरोध के बावजूद चौधरी साहब ने उनको दिया था और कहा था महेंद्र सिंह टिकैत से कि इनको हरा देना। आकाशवाणी गांधीनगर सीट से अमित शाह 5.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। 5.5 लाख वोट से अमित शाह आगे, मतलब जीत का जो फासला है वो लगातार बढ़ाते हुए फिर तो ये कहा जाएगा जो आप हरिंदर मलिक जी के बारे में बता रहे हैं कि पिछली बार संजीव बालियान ने चौधरी चरण सिंह को अजीत सिंह को हराया था इस सीट से, उन्हीं की हार का बदला इस बार हरिंदर मलिक जी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी जो उड़ीसा पर बात कर रहे थे हम लोग, उड़ीसा में बहुत इंटरेस्टिंग ये जीत है और वहाँ पर ये केंद्र एमपी इलेक्शन में भी और एमएलए में भी, और ये साबित करता है कि जो वहाँ उड़िया आइडेंटिटी का सवाल धर्मेंद्र प्रधान ने और पीएम मोदी ने उठाया था, वो उड़िया अस्मिता वाला मुद्दा चला है वहाँ पर। हाँ, चला। वीके पांड्यान को आगे बढ़ाना भारी पड़ गया नवीन बाबू वहाँ पे, और दूसरा वहाँ का जो यूथ है वो विकसित भारत, डिजिटल इंडिया, जो मोदी का नया कॉन्सेप्ट है उसको प्रीफर कर रहा है, न कि पुराने किस्म का उड़ीसा। लेकिन उड़ीसा के बाद जरा बात गुजरात की भी करेंगे ना, जहां पर अमित शाह की जो लीड है वो 5.5 लाख पर पहुंच गई है और इस बार ऐसा लग रहा है गुजरात में नवसारी नहीं बल्कि गांधीनगर सबसे हाईएस्ट विनिंग मार्जिन वाली सीट बन सकती है। अमित शाह जी का टारगेट था कि देश भर में वो सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते। गुजरात में तो जीते ही, नवसारी की सीट को से ज्यादा मार्जिन उनका बने। और अभी जिस तरह से बन रहा है माहौल, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेताओं का जो मार्जिन है वो 3 लाख से कम है। अभी मैं सारी सीट्स को देख रहा हूँ, उसमें 3 लाख से सबसे ज्यादा मार्जिन जो है शिवराज सिंह चौहान का, जो 3 लाख पर पहुंचा है, और अमित शाह 5.5 लाख पर पहुंचे। राखी जी जल्दी। नहीं, ये आप स्टोरी देखिए कि एक तरफ आंध्रा में अगर गेन है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा नीचे, उत्तर प्रदेश। आकाशवाणी मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान 2.5 लाख वोट से लीड कर रहे हैं। अमित शाह 5.5, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान 2.5 लाख। नहीं, मध्य प्रदेश में तो अच्छी खबर बीजेपी के लिए है ही। केरल से जो आप पहले भी बता रही थी, दो सीटें हम देख रहे हैं, सुरेश गोपी की और तिरुवनंतपुरम, वो मुझे लगता है साउथ में जो एंट्री की बात हो रही है वो काफी इंकरेज। ठीक है, जल्दी से रुक करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आलोक जी भी मौजूद हैं और जरा आलोक जी से ही जानते हैं कि गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये वो राज्य है जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते हुए आलोक जी नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई कमाल नहीं कर पा रहे हैं आप, और इस बार तो बीजेपी ने केरल में भी कमल खिला दिया। सर देखिए, बिल्कुल केरल में तो अभी कमल नहीं खिल पाएगा इनका। 2 सीटों पर जिन पर आप बात कर रहे हैं वहाँ पर भी बीजेपी नहीं जीत पाएगी। ज़रूर बीजेपी ने वहाँ पर प्रयास किया है पोलराइजेशन का और तमाम हथकंडे अपनाकर, लेकिन वहाँ पर भी वो सफल नहीं हो पाएंगे। जहाँ तक मध्य प्रदेश और गुजरात की बात है, बिल्कुल हमारे लिए कमी रही है और मध्य प्रदेश और गुजरात ही आज बीजेपी को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन आप एक निष्कर्ष और देखिए कि जिन अलायंस पार्टनर्स ने बीजेपी के सामने सरेंडर किया, आज उनका सबका सुपड़ा साफ हो रहा है। बसपा साफ हो गई। बसपा पिछले 10 साल से बीजेपी से मिलकर चल रही थी। बीजेडी नाटक कर रही थी उड़ीसा में, आज खुद अपना अस्तित्व समाप्त कर गया। आज जिस तरह से अभी अजीत सिंह जी की पार्टी आरएलडी थी, उन्होंने भी जिस तरह से पलटा और जिस तरह से वहाँ की जनता को धोखा दिया, आज वो भी बुरी तरह से हार रहे हैं। आज बीजेपी और बीजेपी के अलाइज पूरी तरह से चिंता में पड़े हुए हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। अभी और 1-1.5 घंटा रुकिए, इनके अलाइज सब साफ हो जाएंगे। अगला नंबर, चौथा नंबर नीतीश जी का है। पासवान जी सुना है वहाँ से, हाजीपुर से चिराग जी भी पीछे ट्रेल कर रहे हैं। तो आज देश की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि अहंकार बहुत लंबा नहीं चलता, झूठ का शासन बहुत लंबा नहीं चलता है। आप तमाम चीजों को कंट्रोल करके अभी भी जो एनडीए का आंकड़ा है वो बहुमत को पार करता हुआ 292 पर है, और अभी भी इंडिया गठबंधन जो है वो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर नीचे की तरफ 228 पर कहीं पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। आइए शाजिया जी। रोमाना जी, एक बहुत ज़रूरी बात, एक बहुत सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ अपने भाई आलोक जी से। क्या उन्हें अब इलेक्शन कमीशन सही नज़र आ रहा है? क्या ईवीएम पर भरोसा है? क्या जयराम रमेश अभी भी बताएंगे कौन से वो 150 डीएम थे जिनको फ़ोन कर रहे थे गृह मंत्री, इसका जवाब दे रहे थे? और अब क्या इलेक्शन कमीशन को एक अच्छी नज़र से देखेंगे? क्या उनका मजाक बढ़ाना अभी भी करेंगे?
और दूसरी और जरूरी बात, केरल में देखिए कमल खुल रहा है, मुझे लगता है तमिलनाडु में कमल खिल रहा है, कर्नाटक में शानदार नतीजे हैं, उड़ीसा हम लोग पूरी तरह से जीत रहे हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश में हमेशा की तरह क्लीन स्वीप है, आंध्रा और तेलंगाना के आप नतीजे देखिए, 2 जगह से 2 क्वार्टर से जो है जो चिंता वाली खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं उत्तर प्रदेश से। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में, पर मैं वो उसको आका जा रहा है भी, लेकिन आप देख लीजिए पूरी तरह से साफ है कि इस बार फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी 2019 में जिसने अपने दम पर 303 सीट हासिल की थी, फिलहाल चुनाव आयोग का आंकड़ा ये बता रहा है, आधिकारिक आंकड़ा है कि बीजेपी अभी अपने दम पर 240 भी पार नहीं कर पाई है। और यही सबसे बड़ी चिंता इस समय बीजेपी के लिए होगी, क्योंकि बीजेपी ये लेकर चली थी टारगेट अपना 370 पार बीजेपी, 400 पार एनडीए के साथ, लेकिन यहाँ मामला बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही है और इसको बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका जरूर माना जाएगा। मुजफ्फरपुर सीट, बिहार की सीट, वहां से बीजेपी ने बढ़त बनाई है, 52,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त है। जीतन राम मांझी गया सीट से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बिहार ही एक वो राज्य है जहां पर एनडीए सहयोगियों के दम पर बीजेपी बहुत बढ़िया प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर 2019 जैसा प्रदर्शन बीजेपी बिहार में दोहराती हुई नजर आ रही है सहयोगियों के दम पर। लेकिन सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मथुरा से तीसरी बार चुनाव मैदान में हेमा मालिनी जो बढ़त बनाए हुए हैं। दर्शन के बाद क्या कह रही हैं, सुनते हैं। मैं अभिषेक जी के घर में हूं और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज़ माई विश। इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ। तो हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, तीसरी बार जीत की कगार पर खड़ी हुई है हेमा मालिनी। मथुरा की सीट जहां से 2014, 2019 हेमा मालिनी ने जीत दर्ज की और अब 2024 में भी हेमा मालिनी की जीत की राह उत्तर प्रदेश में आसान नजर आ रही है। वो 36 सीटें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जिन पर फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, उनमें एक ये मथुरा वाली सीट भी है। लेकिन बीजेपी को दिक्कत उन बाकी सीटों पर है जहां इस वक्त जबरदस्त बढ़त इंडिया गठबंधन ने बना रखी है और इनकी संख्या जो है वो 43 के आसपास है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटें अपने खाते में लेकर जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। अन्य के खाते में एक सीट, ही जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा आप देख रहे हैं, बता दूं फिर से, ये नगीना वाली सीट है। आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर हैं वो यहां से उम्मीदवार और वो इस सीट पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और समाजवादी पार्टी का माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का, मायावती की पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में अस्तित्व जो है वो सीटों के नंबर के लिहाज से तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है।